Hello dear students, welcome back to our channel. We are going to do the exercise of chapter 1. First exercise जो आपकी exercise 1A वो हम start करते हैं. इसके पहले की theory I hope आपको समझ में आ गई होगी. बहुत easy थी, but as I told you earlier also कि वो करनी इसलिए ज़रूरी है because it is going to form the basis for your upcoming chapters. और ये सारी information आपको tips पे होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भूल जाओ आप. तो let us start with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सिंबल, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज इट कन्वे. तो अच्छा, ये सारी जो डेफिनेशंस हैं ये आपकी बुक में दे रखी हैं. यहाँ पे मैं सिर्फ इसीलिए इनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ या ये सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि आपको जब आप रिवाइज करते हैं या अभी आप नोटबुक्स में लिखते हैं, क्योंकि कुछ स्कूल्स में टीचर्स बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन आंसर्स लिखिए, आप यू हैव टू राइट डाउन, तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है ना. दैट इज वाई. ओके, तो सिंबल क्या है? अ सिंबल इज अ शॉर्ट फॉर्म विच स्टैंड्स फॉर द एटम of a specific element or the abbreviation used for the names of elements. मतलब किसी भी एलिमेंट को हम एक सिंबॉलिक शॉर्ट फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल हो गया Na, पोटेशियम का सिंबल हो गया K, ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O, हाइड्रोजन का हो गया H. तो इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो सिंबल होता है और ये इनके नेम्स का हम लेते हैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट या फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, जो कि हमेशा फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है. अगर 2 अल्फ़ाबेट्स लेते हैं तो फर्स्ट कैपिटल एंड सेकंड स्मॉल. तो ये जो सिंबल है इन क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है? सबसे पहले तो आपको इसको देखते ही समझ में आता है कि इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट. देन वो जो सिंबल है वो उस एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है. जब आप सिंबल लिखते हैं किसी एलिमेंट का, जैसे हम नॉर्मली ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, हम ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, लेकिन जब हम इसका सिंबल लिखेंगे तो O लिखेंगे. ऐसे ही H2 को, हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, लेकिन उसका सिंबल होगा H. तो ये जो सिंबल है इट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. Then a symbol also represents how many atoms are present in its 1 gram atom. ये आपकी आगे calculations में use होगा 10th class में. Then it also represents the number of times an atom is heavier than 1 atomic mass unit taken as a standard. 1 AMU को हम standard लेते हैं और वो उसका weight क्या है 1 AMU से compare करते हैं कि कितने multiple times ये heavy है उससे. ठीक है, तो ये symbol और उसकी information है. Then next question is what is the symbol for sulfur? Why is the symbol S for sulfur but Na for sodium and Si for silicon? हाँ, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ये हमने जब पढ़ा था तब बताया भी था कि सल्फर का जो है, हम कह रहे हैं कि हम एक एलिमेंट का पहला लेटर ले लेते हैं, उसी को कैपिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उसका सिंबल हो जाता है. जैसे कि ये कह रहे हैं कि एस सल्फर का एस है, लेकिन सोडियम का Na क्यों है, तो ये, और सिलिकन का Si है, तो सोडियम का Na क्यों है? सोडियम का Na इसलिए है क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई थी, जब नॉमेनक्लेचर हुआ था एलिमेंट्स का, तो हमने लैटिन नेम्स लिए थे. एलिमेंट्स के जो लैटिन नेम है उनसे उनके सिंबल्स बनाए गए हैं. तो सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो नेट्रियम होता है, NaTrium. इसीलिए नेट्रियम के फर्स्ट 2 लेटर्स हैं Na, इसीलिए सोडियम का सिंबल Na है ना. ऐसे पोटेशियम का क्या होता है? पोटेशियम का होता है कैलियम. पोटेशियम का नाम होता है, जो लैटिन नेम है कैलियम, इसलिए पोटेशियम का सिंबल हो जाता है के, जबकि पोटेशियम स्टार्ट होता है P से. तो ये इसका रीजन है. क्या कह रहे हैं? इन मोस्ट केसेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट इज टेकन एज द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट एंड रिटन इन कैपिटल्स. जैसे कि सल्फर के लिए हम कैपिटल S लेते हैं या सिलिकन के लिए कैपिटल S और स्मॉल I लेते हैं. लेकिन सिंबल लैटिन नेम से जब हम डिराइव करते हैं, जैसे कि सोडियम का नेट्रियम है, तो हम सिंबल Na लेते हैं. In some symbols we use the initial letter in capital together with a small letter from its name. जैसे कि सिलिकन का Si लेते हैं, है ना. और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे ब्रोमीन का आप लेते हो Br, है ना. क्लोरीन का क्या लेते हैं आप? Cl. ऐसे क्रोमियम का हम लेते हैं Cr, कॉपर का हम लेते हैं क्यूप्रम का Cu, कैल्शियम का लेते हैं Ca, कैडमियम का लेते हैं Cd. अब देखो C से कितने सारे स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम अटैच करते जा रहे हैं. कार्बन इज ओनली C. तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC. नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स AU, PB, SN एंड HG. तो IUPAC की फुल फॉर्म आपको सबको याद होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री.
दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। एंड जो सिंबल्स एटम्स को रिप्रेजेंट, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें वो क्या है? AU इज फॉर गोल्ड, PB is for lead, SN is for stannous tin, PB is plumbum, OU is aurum, and HG is mercury. Okay. Then next is, if the symbol for cobalt CO were written as कैपिटल C कैपिटल O, अगर कोबाल्ट जो CO है उसका सिंबल हम कैपिटल CO लिख दें तो क्या इसमें गलती क्या है? इज इट रॉन्ग? रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है? अब क्या है कि जो CO है इट स्टैंड्स फॉर कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है वो, कोबाल्ट का सिंबल है कैपिटल C एंड स्मॉल o। अगर आप कैपिटल C और कैपिटल O लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम कार्बन मोनोऑक्साइड, वो एक कंपाउंड बन जाएगा, है ना। इट वुड मीन दैट इट इज अ कंपाउंड। Okay, it is a compound containing two non-metal ions, that is carbon and oxygen, which forms the carbon monoxide gas। तो CO जो है वो एक फॉर्मूला है एक कंपाउंड का, और अगर हम कैपिटल C और कैपिटल O लिख रहे हैं तो ये कंपाउंड का फॉर्मूला है, और कैपिटल C और स्मॉल o लिख रहे हैं तो ये एक एलिमेंट का सिंबल है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है? टू सॉरी यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं है, आई जस्ट चेक आउट कि क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिसिटी, नेम द डायटोमिक एलिमेंट। तो एटॉमिसिटी क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं, जैसे H2O2 N2 Cl2, ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गई इसकी एटॉमिसिटी। ऐसे ट्राइएटॉमिक भी होते हैं और टेट्राएटॉमिक भी होते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म्स वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है वो यहाँ पे दे नहीं रखी है। वैलेंसी की डेफिनेशन, वैलेंसी क्या हो जाएगी? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कोई एलिमेंट कितने और एलिमेंट्स के साथ, किसी भी एक एलिमेंट का एक एटम एक बार में कितने और एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो जाती है। तो दैट इज़ द वैलेंसी। जैसे वैलेंसी की है, सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1 है, +1 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक ही एटम किसी और दूसरे एलिमेंट के एक ही एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। ऑक्सीजन की 2 होती है। वैसे वैलेंसी में हम सिंबल शो नहीं करते। जब आपसे वैलेंसी पूछी जाती है किसी एलिमेंट की तो आप सिर्फ 1 या 2 या 3 या 4 ही लिखते हैं, आप उसमें साइंस यूज़ नहीं करते हैं, -1 या +1 यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की -2 हम यहाँ पे इसलिए दिखा रहे हैं, नेगेटिव साइन इसलिए लगा रहे हैं कि इट इज़ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बना रहा है। इसका मतलब ये किसी 2 एटम्स के साथ एक बार में कंबाइन कर सकता है ऑक्सीजन का एक एटम, तो वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई। अब वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है कि इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इन विच द मेटल लूजेस मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ शेल नेक्स्ट टू अ वैलेंस शेल इन एडिशन टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल। अब इससे आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो वेरिएबल वैलेंसी है ये यूजुअली हैवी मेटल्स ही शो करते हैं। जो हैवी मेटल्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। और वेरिएबल वैलेंसी में होता क्या है कि नॉर्मली जो वैलेंसी होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो लेन देन होता है, जो गेन और लॉस होता है, वो आउटरमोस्ट शेल से होता है। मतलब जो अल्टीमेट शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज होते हैं या उसमें आते हैं, एंटर करते हैं। तो वो जो शेल है वो दैट इज कंसर्न विद द गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर जो आउटरमोस्ट शेल है उसके जस्ट अंदर वाली शेल, मतलब आउटरमोस्ट शेल को हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, और उसके जस्ट अंदर वाली होगी आउटरमोस्ट शेल को हम कहते हैं अल्टीमेट शेल, और उसके जस्ट अंदर वाली होगी पेनल्टीमेट शेल। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेट शेल और पेनल्टीमेट शेल दोनों में से लूज हो रहे हैं तो वो वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है। ठीक है। तो कभी तो ऐसे होता है कुछ एटम्स जो हैं वो कुछ एलिमेंट्स, कुछ एटम्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि कभी तो वो अपनी अल्टीमेट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, कभी पेनल्टीमेट शेल में से लूज करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं शोइंग डिफरेंट वैलेंसीज या शोइंग वेरिएबल वैलेंसीज। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर द एलिमेंट्स विद वेरिएबल वैलेंसी नेम्ड, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ये हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि कोई एलिमेंट 2 डिफरेंट वैलेंसीज शो कर रहा है तो हम उसके लिए 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, OUS उसके नाम में लगाने के लिए या IC।
ठीक है, OUS या IC। तो जो लोअर वैलेंसी होती है उसमें हम OUS लगाते हैं और हायर वैलेंसी में IC लगाते हैं, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो। जैसे हम कॉपर की बात करें कि तो कॉपर की लो वैलेंसी क्या होती है 1, तो ये हो गया, तो ये क्यूप्रस आयन हो गया, और उसकी हायर वैलेंसी होती है 2, तो ये हो गया क्यूप्रिक आयन। ऐसे ही हम आयरन की बात करें तो आयरन की जो लो वैलेंसी होती है वो होती है 2, तो वो हो गया फेरस, और उसकी हायर वैलेंसी होती है 3, तो वो हो जाता है फेरिक आयन। ठीक है, ऐसे हमने आपकी बुक में एक टेबल भी दे रखी है, जब हमने चैप्टर किया था तो हमने उसको पढ़ा भी था, याद कर लेना आप लोग उसको। तो लोअर वैलेंसी के लिए वी यूज द सफिक्स OUS एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द मेटल, जैसे कि क्यूप्रस, फेरस, प्लम्बस, स्टैनस, ये सारे। और हायर वैलेंसी के लिए वी यूज द सफिक्स IC एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द मेटल, जैसे कि फेरिक, क्यूप्रिक, प्लम्बिक, स्टैनिक एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है आपका फेरम आयरन का एग्जाम्पल दे रखा है कि फेरम जो है उसकी लोअर वैलेंसी फेरस है Fe2+, और हायर वैलेंसी है फेरिक Fe3+। ओके, ये जो कंपाउंड बनाता है, जैसे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लो, तो Fe के साथ क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है Fe2O2, ये इसकी फेरस है, फेरस ऑक्साइड, तो हम इसको लिखते कैसे हैं FeO। ठीक है, और फेरिक क्या बनाता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, दिस इज फेरस ऑक्साइड, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। ऐसे ही CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ओके, गिव द फॉर्मूला एंड वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनेट, क्रोमेट, एल्यूमिनियम एंड क्यूप्रिक। इनके फॉर्मूले देने हैं आपको और इनकी वैलेंसी बतानी है। तो ये आपको मैंने कहा था, आप याद कर लीजिएगा। तो ये सिंपल है कि एल्यूमिनेट का AlO2, क्रोमेट का CrO4, एल्यूमिनियम की Al और क्यूप्रिक का Cu, और वैलेंसी हो जाएगी एल्यूमिनेट की नेगेटिव वैलेंसी होती है -2, क्रोमेट आयन की होती है CrO4 अगेन -2, एल्यूमिनियम की +3 और कॉपर क्यूप्रिक की +2, क्यूप्रस की +1। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला? फॉर्मूला की सिग्निफिकेंस क्या होती है कि इट रिप्रेजेंट्स बोथ द मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। हमें किसी का कंपाउंड का फॉर्मूला पता हो तो हम उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब उसे देख के हमें पता चल जाता है। और हम उनको उनका आपस में कंबाइनिंग रेशियो क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें H2O की, तो हमें क्या क्या पता चल रहा है कि इसमें 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट के एटम्स इन्वॉल्व हैं इसमें, इस कंपाउंड को बनाने में, जिसमें कि 2 एटम जो है हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है। इसका हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हम ये बता सकते हैं कि किस रेशियो में है, 2:1 के रेशियो में है, और इनके मतलब सब कुछ आपको देख के जो समझ में आ रहा है वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, represent the respective number of different atoms present in one molecule and represent the ratios of the respective masses of the elements present in that particular compound. What do you understand by the following terms? Acid radical क्या होता है? एसिड रेडिकल होता है किसी कंपाउंड का जो नेगेटिवली चार्ज रेडिकल होता है उसको हम एसिड रेडिकल बोलते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिवली चार्ज रेडिकल इज कॉल्ड एन एसिड रेडिकल। एग्जाम्पल क्लोराइड, ऑक्साइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये सारे नेगेटिव रेडिकल हैं। देन बेसिक रेडिकल क्या होता है? बेसिक रेडिकल जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल होता है उसको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, प्लैटिनम, गोल्ड, जो भी पॉजिटिव मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं, जो मेटल हैं बेसिकली, वो सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं, बेसिक रेडिकल्स होते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है कि सिलेक्ट द बेसिक एंड एसिड रेडिकल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल बताना है। तो यूजुअली क्या होता है, जितने भी मेटालिक जो पहला वाला जो रेडिकल होता है किसी भी कंपाउंड में, जो फर्स्ट रेडिकल होता है वो बेसिक होता है, जो सेकंड वाला होता है वो नेगेटिव होता है, या जो वो एसिडिक रेडिकल होता है। तो अब हम देखते हैं जैसे कि MgSO4 में, तो MgSO4 में बेसिक रेडिकल क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम जो मेटल है, और एसिडिक रेडिकल हो गया सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में जो बेसिक रेडिकल है वो अमोनियम रेडिकल हो जाएगा, और एसिडिक रेडिकल जो है वो सल्फेट हो जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट में Al जो है वो बेसिक रेडिकल हो गया, और सल्फेट जो है वो नेगेटिव रेडिकल हो गया। जिंक कार्बोनेट में जिंक बेसिक रेडिकल है और कार्बोनेट एसिडिक रेडिकल है। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम जो है वो बेसिक रेडिकल है और हाइड्रोक्साइड एसिड रेडिकल है।
नेक्स्ट इज राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सल्फेट्स ऑफ एल्यूमिनियम, अमोनियम एंड जिंक। अब इनकी आपको वैलेंसी पता हो तो आप इनका आराम से इनके सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। आपको ये पता है कि सल्फेट जो रेडिकल होता है उसकी वैलेंसी क्या होती है, -2, नेगेटिव वैलेंसी होती है। तो इन सारे एलिमेंट्स के साथ उसको एसोसिएट करके क्रॉस करके उसके कंपाउंड्स बना सकते हो। अब आपको एल्यूमिनियम, अमोनियम और जिंक की वैलेंसीज पता होनी चाहिए। तो एल्यूमिनियम जो है उसकी वैलेंसी क्या होती है, +3, अमोनियम की वैलेंसी क्या होती है, +1 और जिंक की +2। तो अब आप इसको सल्फेट के साथ अटैच करके बना सकते हैं। तो एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की 2 है, वैलेंसी इंटरचेंज हो गई तो Al2SO4 होल थ्राइस हो गया। अमोनियम सल्फेट क्या होगा, अमोनियम की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, NH4 होल ट्वाइस एंड SO4। अगेन वैलेंसीज क्रॉस ओवर हो गई। थर्ड क्या है, जिंक सल्फेट, दोनों की वैलेंसी 2-2 है, तो वैलेंसी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ZnSO4 सिंपल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट A is 3 एंड दैट ऑफ एन एलिमेंट B is 2। इनका फॉर्मूला बनाओ, तो आप क्रॉस करके बना लीजिए, है ना। A की वैलेंसी है 3 और B की वैलेंसी है 2, इनको हमने क्रॉस करके लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, A2B3। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं एक जगह फॉर्मूले दे रखे हैं। ये आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आपको इसमें मैचिंग करनी है। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, मैं एक एक रीड करूँगी, बोरिक एसिड क्या है, फॉस्फोरिक एसिड क्या है, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा ये, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। इसको मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ कि आप आराम से देख सकते हो कि बोरिक एसिड क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है। यहाँ पे सारे ये मार्क्ड है। ठीक है, सामने सामने ही कर दिए कि बोरिक एसिड जो है, बोरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया H3BO3। तो ये जस्ट सामने सामने है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। एक एक करके ऐसे मैं कर देती हूँ ताकि आप लोगों को एक नज़र में देखने में कंफ्यूजन ना हो, है ना। इसमें कॉमन नेम्स ही दे रखे हैं, जैसे कॉस्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सिलिका सैंड को बोलते हैं, कॉस्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये कॉमन नेम्स आप लोग याद ज़रूर करिएगा, ये बहुत काम आएंगे आपके 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, है ना, हर साल काम आएंगे। तो आई होप आप लोगों ने एक बार देख लिया होगा, है ना। वीडियो को पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हो इन केस यू जस्ट वांट टू नोट देम डाउन। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे भी बेसिक रेडिकल। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको नाम दे रखे हैं कंपाउंड्स के, और आपको बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल बताना है और केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो आप पहले एसिड रेडिकल, जैसे ये है पहला है बेरियम सल्फेट, तो आप पहले इसका एसिड रेडिकल लिख लीजिए, सॉरी पहले बेसिक लिखिए क्योंकि फॉर्मूला उसी हिसाब से बनेगा। अच्छा, दूसरा कलर लेते हो, रेड लेते हैं। तो हमने बेसिक रेडिकल लिख लिया इसका बेरियम, और एसिडिक बेरियम का आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। बेरियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो 2 वैलेंसी है इसकी, और सल्फेट जो है उसकी वैलेंसी -2। क्रॉस करके आप इसका फॉर्मूला बना देंगे, बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आपको ये टेबल बना के लिखना है, ये पूरा यहाँ पे दे रखा है। इसको भी मैं धीरे धीरे दिखा देती हूँ आपको, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ठीक है, कैल्शियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड कैल्शियम CaBr2, एक एक करके ऑल्टरनेट को कलर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, नहीं तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा वाला किसका है, एक नज़र में समझ में नहीं आता है। फेरोसाइनाइड का ये होता है, पोटेशियम ये हो गया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये हो गया। मैग्नीशियम फॉस्फेट में फॉस्फेट, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट। इसके बाद स्टैनिक फॉस्फेट में फॉस्फेट, स्टैनिक, स्टैनिक फॉस्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम मैग्नेट में पोटेशियम मैग्नेट, ये पोटेशियम मैग्नेट है। पर मैग्नेट का अलग होता है, पर मैग्नेट इज MnO2, है ना, एक MnO4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रीड द होल थिंग, यहाँ पे दे रखे हैं केमिकल नेम्स। जैसे Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसका है कैल्शियम फॉस्फेट। एक एक छोड़ के मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आप लोग आराम से देख लो। K2MnO4 इज पोटेशियम मैग्नेट। MgHCO3 होल ट्वाइस, HCO3 क्या होता है, बाइकार्बोनेट। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों नेम सही हैं। अगर आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी लिखोगे देन ऑल्सो यू विल गेट मार्क्स।
then barium chlorate, then lead acetate and so on. ठीक है, सोडियम सिलिकेट. अब नेक्स्ट है अगेन गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. देखो कहीं पे नाम दे रखे हैं, फॉर्मूले पूछे हैं, कहीं पे फॉर्मूले दे रखे हैं, नाम पूछे हैं. इसी तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बन रहे हैं. अब ये आपको अलग से स्पेसिफिकली ये वाली चीज़ें आपको इस चैप्टर में समझाई गई हैं और उस पर क्वेश्चन आ गया है कि NaClO क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइट. NaClO2 क्या है, क्लोराइट. NaClO3 क्लोरेट और ClO4 हो गया perchlorate. Next is complete the following statements by selecting the correct option. The formula of a compound represents. किसी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, जैसे हम कंपाउंड ले लें NaCl, तो ये उसका फॉर्मूला है. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन एटम, अ पार्टिकल, अ मॉलिक्यूल और अ कॉम्बिनेशन. तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा इट इज रिप्रेजेंटिंग अ मॉलिक्यूल. ओके, नेक्स्ट complete the following statement by selecting the correct option. The correct formula of aluminum oxide is, aluminum oxide का correct formula क्या होता है, Al2O. The valency of nitrogen and nitrogen dioxide is NO2. अब इसमें आपके बुक में लास्ट में ये एक्सप्लेन किया हुआ है. NO2 की वैलेंसी यहाँ पे क्रॉस करके बताई थी कि NO2 में N की वैलेंसी 4 क्यों है ना, और क्यों है आपको याद होगा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है. यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या दे रखी है, अगर हम क्रॉस करके लिखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 दे रखी है ना, जबकि हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है. तो अगर इस पूरी चीज़ को हम इन नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्रॉस करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, N2O4. तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कॉमन फॉर्मूला आ जाता है NO2. तो इसका मतलब यहाँ पे N की वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है. ओके, नेक्स्ट इज गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. अब आपको इसको नाम बताना है और फॉर्मूला बताना है. अच्छा, नाम दे रखा है, फॉर्मूला बताना है और ये बताना है किस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है. तो आप फॉर्मूला सही बताओगे तो नंबर ऑफ एटम्स तो ऑटोमेटिकली सही हो ही जाएंगे. जैसे सोडियम सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4. सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का होता है NaHSO4. ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 2 सोडियम के एटम है, 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम से. सिंपल. क्विक लाइम का है कैल्शियम ऑक्साइड, 1 कैल्शियम एटम, 1 ऑक्सीजन एटम. बेकिंग सोडा जो भी हमने बात की, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका क्या है, 1 सोडियम एटम, 1 हाइड्रोजन एटम, 1 कार्बन एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स. नेक्स्ट इज अमोनिया, 1 नाइट्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम्स. अमोनियम डाइक्रोमेट NH4Cr2O7. अब देखो इसमें क्या है, एक अमोनिया का, एक कलर ले लेते हैं, एक अमोनिया का एटम, ठीक है, 4 हाइड्रोजन के, 2 क्लोरीन के और 7 ऑक्सीजन के. तो यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 होता है. ये फॉर्मूला गलत है ना, NH4 होल ट्वाइस होगा. तो इसके हिसाब से हो जाएगा N के 2 एटम हो जाएंगे. ये 2 अमोनियम एटम्स नहीं होंगे क्योंकि अमोनियम जो है वो एक क्या होता है, रेडिकल होता है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड 8 हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, ऑलराइट, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा. देन formula of the sulfate of an element M is M2SO4 whole thrice. Write the formula of its chloride. अब एक सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो है M2SO4 whole thrice. इसका मतलब यहाँ पे M और SO4 की बात हो रही है. हमें पता है सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है. यहाँ पे क्रॉस करके लिखी गई हैं वैलेंसीज. तो M के नीचे M के साथ लगा हुआ है 2 और मैं हटा देती हूँ, M के साथ लगा हुआ है 2 और SO4 के साथ लगा हुआ है 3. इनको आप क्रॉस करके लिख दीजिए तो ये क्या हो जाएंगी, M2SO4 होल थ्राइस. तो इसका मतलब M की वैलेंसी कितनी हो गई, 3. ठीक है, तो राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड. तो अगेन इंटरचेंज करके लिखेंगे तो क्लोराइड क्या, क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है, M की 3 हो गई तो हो गया MCl3. ऑक्साइड में ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2, M की है 3 तो हो गया M2O3. फॉस्फेट में
दोनों की वैलेंसी 3 है तो MPO4 हो गया। और एसीटेट में एसीटेट की वैलेंसी होती है 1, M की है 3 तो MCH3COO होल थ्राइस। ये हो गया आपका एसीटेट का फॉर्मूला। तो दिस फिनिशेस विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। आपको अगर कुछ इसमें फॉर्मूले में कन्फ्यूजन है तो आप पॉज कर करके फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। एंड आई होप दिस इज बीइंग यूजफुल फॉर यू, सो डू शेयर योर रिव्यूज एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और कोई भी इशू है तो आप लोग अपने शेयर करिए। और इसके बाद हम कौन सा चैप्टर करें, वैसे मैं तो सेकंड ही स्टार्ट करने वाली हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, बट स्टिल इफ यू वांट टू नो यू कैन ऑलवेज टेल अस, ओके।